हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन कुछ नए फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि फिजिकल एंटिटीज़ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले भौतिक राशियों को डिफाइन करेंगे। फिजिक्स में भौतिक राशि होती क्या है? ऐसी राशियाँ जिनको अपन नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की अपन बात करें, किसी भी वस्तु के अपन लंबाई की बात करें, ताप की बात करें, समय की बात करें, बल की बात करें, वेग की बात करें, कार्य की बात करें, इनको अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इनको माप सकते हैं। कुछ ऐसी राशियाँ जिनको अपन तोल सकते हैं, तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ। ऐसी वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एक आसान सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। भौतिक राशियों को अपन मोस्ट ऑफ टू टाइप में डिफाइन करते हैं। एक तो होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशि कौन सी होती है? मूल राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो किसी खुद को परिभाषित करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। एक सिंपल सी डेफिनेशन देखो, वे भौतिक राशियाँ जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्यमान है आपका, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ये क्या है? मूल राशियाँ हैं। जबकि अपन जैसे व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको अपन को डिफाइन करने के लिए मूल राशियों का सहारा लेना पड़े। मूल राशियाँ काम में लेके ही अपन व्युत्पन्न राशियों को क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन बात करें संवेग की। संवेग को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से। यहाँ पे द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। अच्छा, वेग की बात करें तो वेग खुद भी एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि वेग को क्या लिख सकते हैं अपन? दूरी बटा में समय। अब देखो, बात करो, द्रव्यमान मूल राशि हो गई, दूरी भी मूल राशि होगी, समय भी मूल राशि हो गया। तो आपने संवेग को परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली। जैसे द्रव्यमान आपकी मूल राशि है, दूरी आपकी मूल राशि है, वेग मूल राशि है। ऐसी राशि है जिनको डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए अपन मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे अपन बल के लिए बात करें तो बल के लिए अपन क्या लिखते हैं? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान मूल राशि है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा में समय। नीचे समय मूल राशि हो गई, वेग क्या होता है? अभी बताया मैंने, दूरी बटाओ समय। तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बल को, जैसे कोई मूल राशियों के मल्टीपल्स का एक श्रृंखला हो। ठीक है, आपने किसी भी भौतिक राशि को यदि डिफाइन करने के लिए यदि मूल राशि की सहायता ली है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ क्या होती हैं? जो किसी और पे निर्भर नहीं करती हैं, खुद की परिभाषा खुद तय करती हैं या अपने मात्रक के द्वारा खुद को डिफाइन करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे मैंने जिक्र किया, मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो उसका परिमाण होता है, एक उसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो आपने मान नियत किया है, उस नियत किए गए मान को ही अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई? मात्रक होता है क्या है? किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए या किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मान नियत किया है ना, उस मान को ही क्या कहते हैं? अपन मात्रक करते हैं। जैसे लंबाई की बात करता हूँ, लंबाई के लिए सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ऐसे पारसेक है, बहुत सारे मात्रक है दूरी के, लेकिन अलग अलग पैरामीटर के साथ आपने अलग अलग मात्रक डिफाइन किए हैं। वन बाय वन उनको डिफाइन करेंगे। चलो, सबसे पहले मैं उसी कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा कि मात्रक एक्चुअली होते क्या हैं। देखो, मात्रकों को मैंने दो प्रकार से डिफाइन किया, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। या फिर यूँ कहें, वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक में व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिनमें
क्या कह रहा है ये कि वे मात्रक जिनको और छोटे मात्रकों में अपन नहीं तोड़ सके, वे मात्रक जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रक में व्युत्पन्न अपन नहीं कर सकते और मात्रकों में अपन नहीं तोड़ सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जा सकता है या व्युत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बताया था पीछे, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ये क्या है? मूल मात्रक है। ऐसे ही बात करें तो बल है, संवेग है, कार्य है, वेग है, ये क्या है? आपकी व्युत्पन्न राशि है। एक और चीज़, किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए है ना, जितना इम्पोर्टेंट उसका परिमाण होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका मात्रक भी होता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक तो उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक, दोनों की आवश्यकता होती है। और किसी भी भौतिक राशि का आप बात कर रहे हैं, जैसे कोई भौतिक राशि, एक एग्जाम्पल ले लो, क्यों है, इसका आंकिक मान n है और मात्रक u है, तो उसके कैसे डिफाइन करेंगे? दोनों के मल्टीपल से। परिमाण मतलब आंकिक मान और मात्रक दोनों के गुणनफल से वो भौतिक राशि परिभाषित होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि उनका आंकिक मान n और मात्रक u हो तो उनका गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, क्यों बराबर, भौतिक राशि क्या थी? क्यों बराबर, जैसे चाल बराबर या वेग बराबर आप कह सकते हो, बल बराबर आप कह सकते हो, उसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या रहेगा? नियत रहेगा। अर्थात किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। भाई आपने क्या लिख दिया? एन यू बराबर नियत, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? एन नियतांक है तो कांस्टेंट है, नियत या नियतांक बटा में क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो n और u क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। बात क्या है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा ना, उसका आंकिक मान क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा या उतना ही अधिक होगा। देखो यही बात कही हुई है कि यहाँ पे इस आधार पे आप क्या कह सकते हो कि यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान आपका मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका अर्थ क्या है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा ना, उतना ही आंकिक मान क्या होगा? अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के एक से अधिक मात्रक भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने लंबाई का या दूरी का मात्रक बताए थे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अलग अलग मात्रक है। तो अलग अलग मात्रकों के लिए आंकिक मान भी क्या है? इस भौतिक राशि के लिए अलग अलग है। जैसे अपन एक भौतिक राशि ले रहे हैं जिनके मात्रक क्या है? क्रमशः u1, u2, u3 डैश डैश डैश, कितने भी मात्रक हो सकते हैं। और यदि आंकिक मान क्या है? n1, n2, n3 न्यूमेरिक वैल्यू, u का मतलब मात्रक को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट। तो u1, u2, u3 इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। और आंकिक मान को न्यूमेरिक वैल्यू बोलेंगे, तो न्यूमेरिक से n1, n2, n3 डैश 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 वैल्यूज अपन ने ले ली। तो यहाँ पे हर सिचुएशन में क्यों का वैल्यू क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो क्यों बराबर क्या लिखा है? n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 बराबर डैश डैश डैश, जितने भी मात्रक और आंकिक मान है उनका गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। इस भौतिक राशि के लिए बराबर आप क्या लिख सकते हो? नियतांक लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आगे बढ़ते हैं। इनको अपन जितने अपनी मूल राशियां हैं इनको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? मात्रक पद्धतियों के द्वारा। तो मात्रक पद्धतियों को डिस्कस करते हैं। मूल रूप से मात्रक पद्धतियों की बात करें तो अपने पास 3 मात्रक पद्धति होती हैं। भौतिक राशियों के मात्रकों के रूप में जो मापन है ना, अलग अलग मात्रक हैं। अलग अलग मात्रकों में भौतिक राशियों को यदि मापना है तो उस सिचुएशन में आपको अलग अलग मात्रक पद्धतियों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सीजीएस पद्धति की बात करूं। सीजीएस को फुल फॉर्म या अपन कहना चाहें तो सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। इस पद्धति को गासीय पद्धति भी अपन कह सकते हैं। इस पद्धति को क्या? गासीय पद्धति भी अपन कह सकते हैं, इसका ध्यान रखना। ऐसे एमकेएस पद्धति में मीटर, एम का मीटर, के का किलोग्राम और एस का सेकंड। एफपीएस पद्धति में फुट, एफ का फुट, पी का पाउंड और एस का सेकंड। ध्यान रखना, एमकेएस पद्धति को जॉर्जी पद्धति भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सीजीएस पद्धति को इनको डिफाइन अपन करें। सीजीएस पद्धति में
तीन भौतिक राशियों को डिफाइन किया हुआ है। एक तो है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। लंबाई के लिए मात्रक क्या बताया हुआ है? लंबाई के लिए मात्रक है सी, सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। ऐसे ही आप बात करना चाहो कौन सी पद्धति के लिए, ऐसे ही आप बात करना चाहो एमकेएस पद्धति के लिए, तो वही तीन भौतिक राशियां यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। द्रव्यमान के लिए केजी, लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। ऐसे एफपीएस पद्धति में उन्हीं तीन भौतिक राशियों की बात की हुई है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान के लिए पाउंड, यहाँ देखो, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। इन मात्रक पद्धतियों को एक्सपेंड करके एमकेएस पद्धति का एक परिवर्धित रूप अपन को और बताया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा परिवर्धित रूप है एमकेएस पद्धति का, जिसको यूनिवर्सली माना भी जाता है? देखो, एमकेएस पद्धति का जो परिवर्धित रूप है ना, परिवर्तित और परिवर्धित, जब पता चला इंटरनेशनल यूनिट को, जब पता चला कि तीन मूल राशियों से काम नहीं चलेगा, इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, तीन मूल राशियों के साथ कुछ मूल राशियों को और जोड़ दिया। तीन मूल राशियों के साथ और राशियों को और जोड़ा है। किस हिसाब से जोड़ा है, कितनी मूल राशियों को जोड़ा है, वो चीज़ और अब देख लेते हैं अपन। देखो, इसमें ये चीज़ें ही डिफाइन की हुई हैं। क्या डिफाइन की हुई हैं कि एमकेएस पद्धति का परिवर्तित या परिवर्धित रूप ही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसको अपन शॉर्ट में एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई यूनिट भी बोलेंगे, एसआई यूनिट, ठीक है। विश्व के सदस्य देशों ने 1960 में जब मेजर किया तो अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप की गोष्ठी में एक मीटिंग हुई, उसमें क्या इसको स्वीकृति दी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको क्या है, मान्यता प्राप्त है। इसमें 7 तो मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। कैसे डिफाइन की हुई है वो चीज़ देख लो आप। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, वही 3 भौतिक राशियां हैं आपकी। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए केजी, एमकेएस पद्धति में क्या था, द्रव्यमान के लिए केजी तो था। यहाँ पे लंबाई के लिए क्या है, मीटर। संकेत के रूप में भी आप देख सकते हो, मीटर के लिए एम है, केजी के लिए कैपिटल के स्मॉल जी। समय के लिए क्या है, सेकंड है, एस आ गया। ताप के लिए क्या है, केल्विन, कैपिटल के आ गया। विद्युत धारा के लिए क्या है, एम्पियर, कैपिटल ए आ गया। प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए कैंडला और इसके लिए कैपिटल सी स्मॉल डी है। और पदार्थ की मात्रा के लिए क्या है, मोल, MOL। संकेत के रूप में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये 7 तो मूल भौतिक राशियां डिफाइन की हुई हैं इस पद्धति में, ऐसा ही पद्धति में कह दो, ठीक है। जबकि 2 पूरक मात्रक आपके डिफाइन किए हुए, एक तो समतल में कोण मापने के लिए रेडियन, RAD, स्मॉल RAD, ये इसका संकेत है। और ठोस में कोण नापने के लिए या घन कोण नापने के लिए एक और डिफाइन किया हुआ है, स्टेरेडियन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, SR, स्मॉल SR, ये संकेत के रूप में। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक भौतिक राशि को क्या है, अच्छे से डिफाइन की हुई है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इन 7 मूल राशियों को और 2 पूरक राशियों को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, एक अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है, उन डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं वन बाय वन। हालांकि ये डेफिनेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन कैसे डिफाइन किए हुए हैं ये देखने के लिए एक बार उनसे गो थ्रू होंगे अपन। देखो, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की कुछ परिभाषाएं डिफाइन की हुई है, उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर क्या है, जिसमें क्रिप्टॉन से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की इतनी तरंगें उपस्थित होती हैं, क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। और अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए दूसरे शब्दों में क्या डिफाइन किया हुआ है, देखो 2 तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। पहले तो क्या कि जो क्रिप्टॉन है 86, इससे निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की लगभग इतनी तरंगें स्थित होती हैं, क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो 1 मीटर वह दूरी होती है जो प्रकाश निर्वात में
इतनी सेकंड में तय करता है। बात समझ में आ गई? इतनी सेकंड में यदि प्रकाश आपकी कुछ दूरी तय कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाएगा। चलो दूसरा देखो किलोग्राम। किलोग्राम काय का है? द्रव्यमान की एसआई यूनिट है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन? 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय बाट व माप संस्था पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर है। सेकेंड वे में आप क्या कह सकते हो? सेकेंड वे में आप क्या कह सकते हो कि 1 किलोग्राम मात्रा क्या है? कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 है, के 5 गुणा 10 की पावर 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान। बात समझ में आई? ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं मीटर को और किलोग्राम को। और भी भौतिक राशियां हैं जिनको अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेकेंड को कैसे डिफाइन करें अपन? सेकेंड क्या है? सीजियम 133 पे आता है इसका एटॉमिक मास। परमाणु इतनी बार कंपन करता है। 1 सेकेंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु है ना 1 सेकेंड में इतनी बार कंपन करता है। क्यों कंपन करता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसलिए कंपन करता है। 1 सेकेंड क्या है? वह समय जिसमें सीजियम 133 एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, परमाणु इतनी बार कंपन करता है। ठीक है, अब ये वैल्यू है, कंपनों की संख्या है जिसको आपको काउंट करना आना चाहिए। परमाणु घड़ियाँ इस परिभाषा पर आधारित होती हैं। वे समय का यथार्थ मान मापती हैं जिनमें केवल 5000 वर्षों में 1 सेकेंड की त्रुटि हो सकती है। लगभग 5000 वर्ष बीत जाएं तब जाके कोई 1 सेकेंड की त्रुटि हो सकती है। अदरवाइज समय का यथार्थ मान परमाणु घड़ियों के द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। चलो एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। एम्पियर को जब आप सीनियर क्लास में आओगे ना तो 1 एम्पियर को फिर से डिफाइन करोगे। 2 समांतर तारों की बात होगी, उनके मध्य लगने वाला बल क्या है? यदि 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर हो प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में 1 एम्पियर को कैसे अपन परिभाषित करते हैं? देखो, यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। सिंपल सी बात है। 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे। ध्यान देना, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई व नगण्य त्रिज्या वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति इकाई पर लगने वाला बल क्या होता है? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बटा में मीटर। ये इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर अपन 12th क्लास में डिफाइन करेंगे जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला जो बल है ना, इस टॉपिक को डिफाइन करेंगे अपन। और जब इस टॉपिक को डिफाइन करेंगे तो ये डेफिनेशन फिर से डिफाइन करेंगे अपन। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा डिफाइन की हुई है, इंटरनेशनल संस्था है इसके द्वारा डिफाइन की हुई डेफिनेशन है। अपन डिफाइन और करेंगे इसको कब? जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट देखो, एक केल्विन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक का अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन ताप कहलाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक को ले लो, चाहे बर्फ के गलनांक को ले लो। जल के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन ताप कहलाता है। जल के जब त्रिक बिंदु की बात करते हैं, त्रिक बिंदु क्या होता है? जब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं, ये डिफाइन किया जाएगा जब आपको आगे टॉपिक्स में जाओगे ना तो ये वापस डिफाइन होगा। त्रिक बिंदु क्या होता है? जल का असामान्य प्रसार अपन डिफाइन करेंगे तो उसमें त्रिक बिंदु को डिफाइन किया जाएगा। एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे 3 अवस्थाएं दिखाएगा। ये कितने तापमान पर होता है? 273.16 केल्विन ताप पर होता है। उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ये दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया। केल्विन का प्रतीक अपन क्या सिंबल क्या काम में लेते हैं? कैपिटल के।
ताप को केल्विन में व्यक्त करने के लिए डिग्री नहीं लिखते हैं। कमरे का ताप 304 केल्विन है तो इसे 304 डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा। ध्यान रखना, डिग्री नहीं यूज करते हैं अपन केल्विन पैमाने पर। चलो नेक्स्ट देखो, कैंडला को डिफाइन करते हैं। कैंडला प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है। एक कैंडला उस प्रदीपन तीव्रता की मात्रा से है जो 1/, कितना है देखो, 6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली कर्षण वस्तु। कर्षण वस्तु क्या होती है? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जब आप थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करोगे देन वी विल डिस्कस ब्लैक बॉडी। कर्षण वस्तु क्या होती है? बिल्कुल डार्क, मतलब काली वस्तु आप कह सकते हो। लंबवत उत्सर्जित होती हैं। क्या कह रहा है ये? एक प्रदीपन तीव्रता, एक कैंडला क्या होता है? प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है। और एक कैंडला क्या हो गया? उस प्रदीपन तीव्रता की मात्रा है जो 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली ब्लैक बॉडी से लंबवत उत्सर्जित होती हैं। जबकि ब्लैक बॉडी का दाब क्या होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ताप प्लेटिनम के गलनांक का के बराबर होना चाहिए। दाब तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो दाब होना चाहिए। और ताप क्या होना चाहिए? प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए, लगभग 2046 केल्विन के बराबर होना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें इतनी बोरिंग हैं, क्या करें, डेफिनेशंस हैं तो बोरिंग तो होनी ही है। अब इनको एक बार याद करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बार इनको डिफाइन करना भी ज़रूरी होता है समझने के लिए कि वास्तव में कैंडला होता क्या है, मोल क्या होता है, लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, कि इनको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में होता है, तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करें मोल क्या होता है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कार्बन 612 के 0.012 किलोग्राम मात्रा में कार्बन परमाणुओं की होते हैं। इस संख्या को अपन क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या को अपन एन सब्सक्रिप्ट में ए से डिनोट करते हैं। अवोगाद्रो वैज्ञानिक का नाम है। और इस अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.02 × 10⁻23 प्रति ग्राम मोल कहलाता है ये। ठीक है, अब चलो पूरक मात्रकों को और डिफाइन कर देते हैं अपन। पूरक मात्रक क्या होते हैं, इनको और डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं रेडियन की। रेडियन क्या होता है? समतल में कोण मापने के लिए अपन यूज करते हैं। कहते हैं 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, अपन ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना। तो रेडियन होता क्या है? कोई भी वृत्त लीजिए, वृत्त की जो त्रिज्या है ना उसके बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आपको क्या लेना पड़ा? चाप लेना है। वृत्त पे क्या लेना है? चाप लेना है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, जितनी ये त्रिज्या है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वृत्त की त्रिज्या, इस त्रिज्या के बराबर ही आपको चाप की लंबाई लेनी है। इस चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। एक सिंपल सी बात है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। समतल में कोण नापने के लिए अपन क्या कहते हैं? चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मेशन कई बार अपन ने छोटी क्लास में 10th क्लास में डिफाइन किया होगा, 9th क्लास में डिफाइन किया होगा। समतल में कोण क्या होता है? डी थीटा से अपन व्यक्त कर सकते हैं चाप बटा में त्रिज्या। मात्रक रेडियन डिफाइन कर ही रहे हैं। यदि ds बराबर r हो जाए तो डी थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 रेडियन। यही तो कह रहे हैं कि त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। एक आसान सी डेफिनेशन है। ऐसे अपन स्टेरेडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन क्या होता है कि अपन अब यहाँ पे
ठोस में कोण नापने के लिए स्टेरेडियन की सहायता लेते हैं। तो ठोस में कोण मापेंगे तो किसी न किसी गोले की बात करेंगे। तो गोले के ऊपर अपन चाप नहीं लेंगे, गोले के ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। त्रिज्या आर के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर आर स्क्वायर द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को क्या कहेंगे आप? एक स्टेरेडियन कहोगे। ऊपर आपने रेडियन को डिफाइन किया क्योंकि आपने समतल में कोण को डिफाइन करना था। तो आपने क्या लिया? वृत्त की बात की और वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का आपने चाप ले लिया। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण आपने कह दिया रेडियन। लेकिन स्टेरेडियन क्या होता है? ठोस में कोण मापने के लिए काम में आता है। तो ठोस में बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे किसी स्फीयर की बात करें, किसी गोले की बात कर रहे हैं, तो गोले में क्या होगा? आप गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे, परिधि या चाप की बात नहीं करोगे। तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आप कुछ क्षेत्रफल लोगे और वो क्षेत्रफल क्या होगा? उस गोले की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या के बराबर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर हो जाएगा। इतने क्षेत्रफल के द्वारा उस गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन कहलाता है। इसे आप ओमेगा इससे या इस सिंबल से, दोनों में से किसी भी सिंबल से डिफाइन कर सकते हो। किसी केंद्र बिंदु पर बनने वाला ठोस कोण क्या होता है? ठोस कोण, कुल घनकोण क्या होता है? वो 4 पाई होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आपके, कई जगह यूज होता है। तो इस वैल्यू को आप अच्छे से याद रखें। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप बड़े अच्छे से याद रखें। गोले के केंद्र पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया घनकोण क्या होता है? 4 पाई होता है। गोले के केंद्र पर गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बनाया गया कुल घनकोण क्या होता है? 4 पाई होता है। ध्यान रखना। घनकोण को आप क्या लिख सकते हैं? घनकोण को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा, ये या ये सिंबल, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, ए अपॉन में। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है। अब कुछ और भी व्यवहारिक मात्रक हैं, उन व्यवहारिक मात्रकों को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन ऐड करते जाएंगे और फंडामेंटल्स और बेसिक्स पे ही मैं समय दे रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स और बेसिक्स पे इतना समय क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जिस टाइम आप फिजिक्स, यूँ लगेगा कि हाँ अब फिजिक्स स्टार्ट हो गया, उससे पहले आप तैयार होगे उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका माइंड तैयार रहेगा। ये चीज़ें आप लोगों के लिए फेमिलियर हैं। आप देखोगे किग्रा, टन, ये चीज़ें आपकी, द्रव्यमान के इतने सारे मात्रक बताऊंगा मैं, देखो आगे जाके इन सब चीज़ों के आप इतने फेमिलियर हो चुके होंगे कि फिजिक्स को आपको एक्सेप्ट करने में, फिर आपके माइंड को एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो बेसिक और फंडामेंटल्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतना ही अच्छा है। अदर देन दिस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notification of my next videos or next lectures. Okay, thank you.